डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मॉर्निंग क्लास में हम लोग देखने वाले हैं द एलिंग प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल। एलिंग प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल ऐसे तो पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे डेटाज हैं, बहुत सारे कमीशन का नाम है, क्या क्या है, बहुत सारा, लेकिन सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। और उस डेटा को अगर कुछ साइंटिफिक व्यू में देख लिया जाए तो पढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं द एलिंग प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रूल। एलिंग मतलब पता है? एलिंग मतलब बीमार, इल, बीमार। तो सोचो कि अगर घर में कोई बीमार होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं? उसका बहुत केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, मेडिसिन देते हैं और इतना केयर करते हैं कि वो जल्दी से अच्छा हो जाए। आज अर्थ को भी, ये नानी पालकी वाला के द्वारा लिखी गई है, अर्थ भी क्या है? बीमार है। अर्थ को भी बीमार कंडीशन में बताया गया है। अर्थ का हेल्थ डिटोरिएट कर रहा है, खराब हो रहा है और खराब हो रहा है। और किस वजह से खराब हो रहा है? सारे रीजंस हैं। हम लोग जितने फॉरेस्ट है कट कर रहे हैं, हम लोग ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। तो इस डिटोरिएटिंग कंडीशन में अगर अर्थ को छोड़ दे तो और क्या होगा? और बीमार हो जाएगा, और बीमार हो जाएगा। तो उसको बचाने की जरूरत है। तो ये आपके हाथ, ये देख रहे हैं, हर एक हैंड को, हर एक हाथ को आगे आना है और अपने अर्थ को सेव करना है, बचाना है। ये देखिए डिटोरिएटिंग कंडीशन में है। ये देखो कैसे जल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फॉरेस्ट कट हो रहा है, डेजर्ट दिख रहा है, एकदम बंजर, खराब होता जा रहा है, पेड़ पौधे, हरियाली नहीं है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम केयर कर ले, अगर इसको थोड़ा सा केयर कर ले तो क्या हो जाएगा? फिर से हरा भरा हो जाएगा, ग्रीन 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 इन्वायरमेंट हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग जागरूक हो चुके हैं। अर्थ को अब हम लोग लिविंग कंडीशन में, लिविंग बॉडी के रूप में देख रहे हैं कि उसके भी अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसकी भी वाइटल एक्टिविटीज है। उसको अगर हम केयर करें तो अर्थ को फिर से बचा सकते हैं। तो चारों तरफ देख रहे हैं प्लांटेशन, प्लांटेशन, हम लोग प्लांट लगा रहे हैं, हम लोग हर कुछ वो कर रहे हैं जिससे हम अपने अर्थ को बचा सके। तो दिस इज द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो यही आपका हाथ है। ये जो अगर अर्थ को अगर इस रूप में लोगे तो अर्थ सेफ हो पाएगा, सेव हो पाएगा और सेफ हो पाएगा और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए फिर टिका रहेगा। नहीं तो अगर डिटोरिएटिंग कंडीशन में छोड़ दिए तो इसकी स्थिति और बुरी और बुरी और बुरी होती चली जाएगी। यही है आपका सार तत्व, सारांश कि अर्थ के बारे में जो हमें आज देखना है। तो हम लोग अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, द एलिंग प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ठीक है, क्या क्या बातें इसमें कही गई है? तो ये जो चैप्टर है ये आपके लिखे हैं नानी पालकी वाला। ये ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, ये इनके द इंडियन एक्सप्रेस में 1994 में एक आर्टिकल आया था। द इंडियन एक्सप्रेस में 1994 में आर्टिकल आया था द एलिंग प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल। इन्होंने वहां पे वो प्रकाश डाल, वो लिखा, किस बारे में लिखा? अर्थ के बारे में लिखा। अर्थ का जो ग्रीन मूवमेंट हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था, जो 1972 में न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में इन्होंने बताया कि वर्ल्ड में सबसे पहले शुरुआत 1972 में हुआ और वर्ल्ड के लोगों में अवेयरनेस आई और उस अवेयरनेस से जो ग्रीन मूवमेंट हुआ वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। वो फिर नेवर लुकिंग बैक की बात हुई, क्योंकि सबको समझ में आने लगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो नानी पालकी वाला के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें, तो उसके बाद हम लोग बुक में आ जाएंगे। नाना भाई पालकी वाला, नाना भाई पालकी वाला, इनका जन्म मुंबई में हुआ था। नानी गार्डेशियन पालकी वाला 16 जनवरी 1920, ये और कब तक रहे? 11 दिसंबर 2002 तक। was an Indian jurist and liberal economist। ठीक है, नानी पालकी वाला was called to the bar in 1946। 1946 में बार, जो एडवोकेट्स होते हैं ना, उनको ज्वाइन किया and serve in the chamber of legendary सर जमशेद जी बहराम जी कांगा
इन बॉम्बे, और उन्होंने वहाँ अपना सर्विस भी दिया। नानी पालकीवाला वाज अपॉइंटेड इंडियन एम्बेसडर, ये इंडियन एम्बेसडर भी बने कब 1977 में, कहाँ के, यूनाइटेड स्टेट के, बाय द जनता गवर्नमेंट, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन इंडिया। पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, जनता गवर्नमेंट। उस रीजन में ये यूएस के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, एंड हेडेड बाय मोरारजी देसाई एंड सर्व्ड इन द कैपेसिटी टिल 1979। वो जो जनता गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई के द्वारा। In the last years of his life, Nani Palkhiwala was severely affected by what may have been called Alzheimer's disease. लास्ट में उनको अल्जाइमर्स डिजीज भी हुआ था। तो ये नानी पालकीवाला बहुत ही लर्नेड, बहुत ही इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटलिस्ट थे। तो इन्होंने जो भी दिया आर्टिकल, उस आर्टिकल के बारे में, वो आर्टिकल हमारे चैप्टर में दिया हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा अपने चैप्टर में आ जाते हैं। The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. तो कब पब्लिश हुआ था? 24 नवंबर 1994 में। The issue that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. तो इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में यही है, डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। अर्थ को लिविंग कंडीशन में लिया गया और उसका हेल्थ दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? खराब होता जा रहा है, इसी के बारे में है। तो व्हाट द एलिंग प्लैनेट इज अबाउट, एक क्वेश्चन बनेगा आपका, किस बारे में है? तो डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, इस बारे में। ओके, अब चलो हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। One cannot recall any moment in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly. अगर किसी भी मूवमेंट की बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में किसी भी मूवमेंट की बात करते हैं तो ग्रिप मतलब होता है पकड़। तो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ कि जो कि इतना रैपिडली बढ़ा हो, है ना, और इंटायर ह्यूमन रेस को, पूरे ह्यूमन जाति को ले लिया हो। कैसा? जैसा कि एज द ग्रीन मूवमेंट, जैसा कि ग्रीन मूवमेंट हुआ था, बहुत फास्ट ग्रो किया, सब लोगों को समझ में आने लगी कि ये बहुत जरूरी है। Which started nearly 25 years ago, nearly 25 years ago, ठीक है? कब? लगभग 25 वर्ष पहले शुरू हुआ था। ये 25 वर्ष कब से? 1994 में ये लिख रहे होते हैं, वहां से 25 नियरली है, ध्यान रखना। 25 years ago in 1972 कब हुआ? 1972 में वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनवाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। अभी हम लोग देखेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनवाइड ग्रीन पार्टी। ग्रीन पार्टी कहाँ बना था? न्यूजीलैंड में। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बुक में साथ साथ लगाते चले। न्यूजीलैंड में कौन सी पार्टी? ग्रीन पार्टी। कब हुआ? 1972 में। कौन सा मूवमेंट आया? ग्रीन मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट आया? ग्रीन मूवमेंट। 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल गए, ठीक है? Since then, उस समय से, कब से? 1972, और ये कब लिख रहे हैं? 1994। The movement has not looked back. ये मूवमेंट कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो क्या मूवमेंट था? क्या मूवमेंट था? हम लोग भी थोड़ा सा देखिए। ये देखो, सबसे पहले न्यूजीलैंड के लोगों को समझ में आ गई कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। अगर अर्थ को नहीं बचाए तो हम लोग बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। ये देखो मूवमेंट शुरू हुआ न्यूजीलैंड में। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। ये ग्रीन पार्टी, ग्रीन पार्टी, ग्रीन पार्टी। ये लोग समझ गए कि अर्थ के रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। अर्थ के रिसोर्सेज लिमिटेड है, और अगर हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए तो हम लोग आने वाले समय में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। कैसा कैसा मुसीबत है अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। तो ये आपका एक पार्ट हो गया
1972 में ग्रीन मूवमेंट कैसे हुआ ये हमने देख लिया। इससे 4-5 क्वेश्चन बन गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. अब हम लोग क्या है, होप है ना, irrevocably जो कि अब रिवर्स होने वाला नहीं है। हम लोग पहले मैकेनिस्टिक है ना, मैकेनिस्टिक मशीन जैसा सोचते थे, अब क्या है, होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। अपने वर्ल्ड के बारे में, अपने पृथ्वी के बारे में, अपने अर्थ के बारे में पूरा कंप्लीट इकोलॉजी लेके, है ना, कंप्लीट उसके बारे में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट लेके आज के डेट में सोच रहे हैं। आज हम लोग पूरा होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू देख रहे हैं। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू कैसे देख रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ है ना, कहाँ से शिफ्ट हुआ है, जो हम लोग मैकेनिज्म देख रहे थे, मैकेनिकल देख रहे थे, वहां से कहाँ हुआ है, होलिस्टिक व्यू में। ये जो शिफ्ट हुआ है, इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन। ये जो शिफ्ट हुआ है ह्यूमन के फीलिंग में, ह्यूमन के सोच में, मानव के सोच में, एज रिवॉल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपर्निकस। ये एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है ना, रिवॉल्यूशनरी चेंज है। लोग अब सोचने लगे हैं, कैसे देखोगे, इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपर्निकस। कोपर्निकस बहुत पहले क्या बताया था, हु टॉट मैनकाइंड इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में कोपर्निकस ने क्या बताया था, बहुत पहले हो गई 16वीं शताब्दी। क्या बताया था, दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो यही मैकेनिस्टिक व्यू है। अर्थ जो है एक चीज है जो कि सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है। ये किसने बताया, कोपर्निकस ने लिखा। अकॉर्डिंग टू नानी पालखीवाला, कोपर्निकस ने 16वीं शताब्दी में बोल दिया था कि सन के चारों ओर सब चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, उसी में अर्थ भी एक है। तो अर्थ को तो हम लोग लिविंग नहीं सोच रहे हैं, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं सोच रहे, बस अर्थ है, चक्कर लगा रहा है। ये कब का व्यू था, 16वीं शताब्दी का, ठीक है। Revolve around the sun for the first time in human history। 16वीं शताब्दी से पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में, इतिहास में, there is a growing worldwide consciousness। ये जो मूवमेंट आया है पूरी दुनिया में, consciousness, चेतना आई है। क्या चीज की चेतना आई है, that the earth itself is a living organism। अर्थ भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अर्थ भी क्या है, उसके भी हेल्थ खराब हो सकते हैं, उसकी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसके जो रिसोर्सेज है उसको यूज करो, उसका दोहन मत करो, उसको प्रोटेक्ट करो। तो अर्थ को अब लोग कैसा समझ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इनॉर्मस बीइंग ऑफ व्हिच वी आर पार्ट्स। हम लोग इसके क्या है, पार्ट है। अगर हम लोग इसके पार्ट है, अर्थ अच्छा रहेगा तभी तो हम लोग अच्छे रहेंगे। It has its own metabolic needs। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, नीड्स होते हैं, डिमांड होते हैं। अर्थ के भी वही है। एंड वाइटल प्रोसेसेस है which need to be respected and preserved। उस वाइटल प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सबको हमको क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है और प्रिजर्व भी करना है, तभी अर्थ बचेगा। और अर्थ बचेगा तो हम सब क्या होंगे, बचेंगे। नानी पालखीवाला जो ऑथर है वो आगे क्या बताते हैं, The earth's vital sign reveal a patient in declining health। ये 94 की बात हो रही है। अर्थ जो है वो क्या है, पेशेंट है इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। उसका हेल्थ कंडीशन क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। We have begun to realize our ethical obligation to be good steward of the planet। हम लोग का एथिकल, हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग क्या करें, देखभाल करें अपने प्लैनेट की। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। ये क्या बात हो गई भाई, ट्रस्टी ऑफ लीगेसी। तो लीगेसी मतलब होता है विरासत, कोई विरासत, कोई देखो लोग सिनेमाज में भी देखोगे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, विरासत होता है,
तो उसके लिए ट्रस्टी होते हैं ताकि उस विरासत को बचा के रखें, उस विरासत को बचा के रखें। तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी विरासत है ये जो अर्थ है, हम लोग ट्रस्टी हैं, हम लोग को उसको बचा के रखना है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी बोलेगी कि हमारे दादा परदादा हमारे बुजुर्ग लोग क्या किए, सब कुछ यूज करके चले गए, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, और जो छोड़ा भी है इतने बुरे कंडीशन में है कि उसको यूज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे कि पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तुम लोग जान रहे हो, ओवर पॉपुलेशन से पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट तो डिक्लाइन हो ही रहा है, उस पॉल्यूशन में लोगों का सांस लेना भी बड़ी मुश्किल हो पाता है। तो और आगे वाले जनरेशन में और अगर उसको बुरा करके जाओ तो वो लोग और क्या करेंगे, कहेंगे इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। अगेन फिर से देखते हैं, to good steward of the planet and responsible trustee of the legacy for future generation, we have to realize our ethical, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी जो विरासत है उसको हम ट्रस्टीज को क्या करना है, बचाकर रखना है। तो इसके लिए फिर आगे देखते हैं हम लोग द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक कंसेप्ट आया, क्या चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट कब आया, इन 1987 बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो वर्ल्ड कमीशन था ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्होंने 1987 में एक कंसेप्ट दिया, क्या चीज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो 1987 में फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कंसेप्ट आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसके द्वारा आया, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे, बट हम लोग जो अर्थ है, जो अर्थ का इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको हम लोग डिप्लीट नहीं करेंगे, उसको डिटोरेट नहीं करेंगे, उसको बर्बाद नहीं करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होगा बट अर्थ को बचाते हुए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट होगा, इन्वायरमेंट होगा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक होगा, नेचुरल होगा, सारा कुछ होगा डेवलपमेंट, बट अर्थ को बचाते हुए, ठीक है, अपने इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, अपने इन्वायरमेंट को, ये नहीं कि उसको अपने डेवलपमेंट के लिए उसका विनाश करते चले जाए, उसको बर्बाद करते चले जाए, ऐसा नहीं करना है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करेंगे बट अर्थ को बचा के रखेंगे। तो ये वर्ल्ड कमीशन दिया था, इसको याद कर लो, नेक्स्ट आपका तुरंत टेस्ट लगेगा। तो इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। इसमें क्या है, इसमें क्या चीज आइडिया है, ठीक है, ये डेवलपमेंट होगा, मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। ये क्या करेगा, मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, जो हम लोग प्रेजेंट में है, हमारी नीड, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल वर्ल्ड रिसोर्सेज है उसको हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, फ्यूचर जनरेशन नीड, जो कि फ्यूचर जनरेशन का नीड है, डिमांड है, इसको हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, बट आगे वाले पीढ़ी को सोचते हुए यूज करेंगे। दैट इज आवर डेवलपमेंट, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोग को रिसोर्सेज को यूज करना है बट फ्यूचर जनरेशन के नीड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब यहाँ से एक नई बात और आ रही है, नई बात क्या आ रही है, इन द जू एट लुसाका जाम्बिया। क्या नई बात है इसमें, देखते हैं। इसमें कहा गया है कि
होगा, क्या लिखा है नोटिस में? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। इमेजिन करो कितना खतरनाक जानवर होगा, टाइगर होगा, एलिफेंट होगा, चीता होगा, अजगर होगा, क्या होगा इमेजिन करो। इन द जू लुसाका जाम्बिया, लुसाका जाम्बिया के जू में एक केज है, पिंजरा है, उसके बाहर लिखा हुआ है द मोस्ट डेंजरस एनिमल। देखते हैं हम लोग जू में घूम लेते हैं। मैम से पढ़ रहे हैं तो मैम थोड़ा थोड़ा घुमाएंगी आपको, थोड़ा थोड़ा मैम घुमाएंगी भी, दर्शन कराएंगी उस जू का, उस केज का, उस पिंजरे का। यही केज, यही पिंजरा देखो, ये लुसाका जाम्बिया का जू का पिंजरा, वही पिंजरा है, मैंने फोटो ले लिया है। इसके ऊपर में लिखा हुआ है द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक है। इस पिंजरे के ऊपर में लिखा हुआ है द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। और जब लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि कौन है भाई सबसे खतरनाक जानवर कौन है, तो अंदर में एक मिरर रखा हुआ है। देखो ये देखने गए तो अंदर में मिरर था और मिरर में इनकी ही तस्वीर आ गई। दैट मीन्स ह्यूमन, इंसान, इंसान, ह्यूमन बीइंग यही सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये लोग नेचुरल रिसोर्सेस को इतनी तेजी से यूज कर रहे हैं, यूज के साथ मिसयूज कर रहे हैं कि बाकी एनिमल्स के लिए पता नहीं क्या बचेगा। अभी हम लोग देखेंगे, लिस्टिंग करेंगे कि मैन के साथ और भी कितने एनिमल हैं जो कि इस अर्थ पर सरवाइव करते हैं, उनको भी रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन ये इंसान, ये मानव जाति धड़ाधड़ उसको इतना यूज कर रहे हैं कि बाकी एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, बर्बाद, विलुप्त हो रहे हैं, उनके लिए रिसोर्सेज कम पड़ रहा है। तो बड़ी खूबसूरती से इसको दिखाया गया है। अगेन हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे। The world most dangerous animal, inside the cage there is no animal. केज के अंदर कोई एनिमल नहीं था, बट ए मिरर where you see yourself. एक मिरर रखा हुआ था जहां आप अपने आप को देख सकते हैं। Thanks to the effort of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the DAWN, dawn, मैंने पहले भी बताया था। अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, दैट इज बिगनिंग। ये जो द मोस्ट डेंजरस एनिमल है उसके लिए क्या है? बिगनिंग है। बहुत सारी एजेंसियां आ रही है, बहुत सारी एजेंसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज से, एक अवेयरनेस आ रहा है। अवेयरनेस हैज नाउ बिगिन अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल। मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग में अवेयरनेस आ चुका है। बहुत सारी एजेंसीज वर्ल्ड की इस पे काम कर रही है, हम लोग को अवेयर कर रही है और हम लोग अवेयर हो रहे हैं। इसीलिए आपका चैप्टर भी इस पे डाला गया है ताकि आप लोग जितने भी बच्चे 200, 400, 500, 1000, लाख, जो करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग भी अवेयर हो जाइए कि अब हमें अपने अर्थ को बचाना है। तो वर्ल्ड की बहुत सारी एजेंसीज इसमें काम कर रही है। तो ये शुरुआत है क्या चीज का? अवेयरनेस का। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. हम लोग जब डोमिनेट कर रहे थे सारे चीजों पे, सब चीज को अपना समझ रहे थे, अब क्या आ गए? पार्टनरशिप पे। देयर इज अ शिफ्टिंग। अब हम लोग पार्टनरशिप, साझेदारी, उस एनिमल के लिए भी है, उसके लिए भी, उसके लिए भी, सबके लिए सोचने लगे। सबसे साझा करना है हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, अपने अर्थ को, सारे अदर स्पीसीज से क्या करना है? पार्टनरशिप, साझा करना है, डोमिनेट नहीं करना है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो ये व्यू अब आने लगा है। आगे बढ़ते हम लोग। Scientists have cataloged about 1.4 million living species. अब मिलियन और बिलियन की बड़ी बातें होंगी इसमें, मिलियन बिलियन की बातें होंगी। तो आप लोग जान भी रहे होंगे 1 मिलियन, 1 बिलियन, 10 लाख और 10 to the power 6। 1 लाख कितना होता है? 10 to the power 5। 1 लाख कितना होता है? 10 to the power 5। और मिलियन क्या होता है? 10 to the power 6, दैट इज 10 लाख।
लाख लिविंग स्पीसीज, जिसमें से हम लोग बस एक है, ओनली वन ह्यूमन ना, शेयर करना है। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. अभी तो इतना लिस्टिंग हुई है 40 लाख की, लेकिन अभी भी बहुत सारे अनकैटलॉग है जिसकी लिस्टिंग ही नहीं हुई है। Biologists recall that about 3 to 100 million other living species, अभी भी 3 से लेके 100 मिलियन तक स्पीसीज है जो कि क्या है, अनलिस्टेड है, अननेम्ड है, इग्नोमियस डार्कनेस, अज्ञानी के अंधेरे में अभी भी भटक रहे हैं। तो सोचो इतने सारे लिविंग स्पीसीज के साथ हमें क्या करना है, पार्टनरशिप करना है, उनके लिए भी चीजों को क्या करनी है, बचा के रखनी है, उनके लिए भी चीजों को क्या करनी है, बचा के रखनी है। और ये अवेयरनेस अब लोगों में आ चुका है। अब आगे हम बढ़ते हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, थोड़ा सा इसको स्क्रीन ऊपर कर लिया जाए। One of the early international commission which dealt inter alia with the questions of ecology and environment. Inter alia मतलब among other ना, तो बहुत सारे कमीशन है, उसमें से एक जो है, एक क्वेश्चन लाया इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे। उन कमीशन में से एक, इसका नाम क्या है, ब्रांड कमीशन। ब्रांड कमीशन which had a distinguished Indian as one of its member. इसमें से एक इंडियन भी है इसके मेंबर, जिनका नाम है मिस्टर LK झा। ठीक है, द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट, तो ब्रांड कमीशन है तो रिपोर्ट तो देगा ही। तो पहला जो ब्रांड रिपोर्ट आया, रेज द क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन किया, आर वी लीव टू आवर सक्सेसर्स ए स्कॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट VVI। अभी मैं इसको समझाऊंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और इससे क्वेश्चन भी है कि ये लाइन किसने बोला, तो ब्रांड कमीशन ने। किसने बोला, ब्रांड कमीशन। ब्रांड कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें से एक इंडियन भी थे मेंबर, मिस्टर LK झा। इन्होंने क्या बताया, ध्यान से देखोगे, आर वी टू लीव, हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, आवर सक्सेसर्स, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, ए स्कॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट। स्कॉच पूरी तरह से यूज किया हुआ, बर्बाद किया हुआ प्लैनेट, सब कुछ लेके, सब कुछ यूज करके, सब कुछ हम लोग खा पका के, एक तरह से कहो मतलब कुछ भी उन लोग के लिए छोड़ना नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। स्कॉच प्लैनेट एडवांसिंग डेजर्ट, ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काट लो, ज्यादा से ज्यादा यूज कर लो, बिल्डिंग्स बना लो, तो क्या बनेगा, डेजर्ट्स भी बनेंगे। इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप, लैंडस्केप जो दृश्य है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, इम्पॉवरिश्ड, पुअर हो गया है, मतलब कि उसको भी कट पट करके यूज कर चुके हैं। एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एलिंग इन्वायरमेंट, और जो इन्वायरमेंट हो गया है वो क्या है, बीमार है। इन्वायरमेंट क्या है, बीमार है। ये क्यों है, ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन, इसकी वजह से इन्वायरमेंट भी क्या है, बीमार है। क्या हम लोग ऐसा प्लेनेट छोड़ के जाएं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, तो ये बात सोचने को क्या कर रही है, मजबूर कर रही है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो एक और बात आती है, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन। ठीक है, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए कर लो। इनका जो बुक था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट बाय मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन। तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने क्या कहा, पॉइंट्स आउट दैट, इन्होंने क्या पॉइंट आउट किया, दैट अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, अर्थ का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, अर्थ का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें क्या क्या है, उसमें फिशरीज है, उसमें फॉरेस्ट है, उसमें क्या है, ग्रास
गया, अभी हम लोग देखेंगे। द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट बाय मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन। इन्होंने क्या किया, अर्थ का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या क्या? फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। और उनके बारे में क्या बात कही देखो, तो हम लोग पहले देख लेते हैं मिस्टर लेस्टर ब्राउन के बायोलॉजिकल सिस्टम को। ये देखो, मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने जो किया, उन्होंने बताया कि हमारे अर्थ का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें क्या है, फिशरीज है, कितनी सुंदर दिख रही है मछलियां देखो, फिशरीज है, ये क्या है, फॉरेस्ट है। बायोलॉजिकल सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, फिशरीज है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है। ये हमारा अर्थ कितना सुंदर और किधर हम लोग ले जा रहे हैं, ग्रासलैंड है, एंड क्या है, क्रॉपलैंड है। तो अच्छा लग रहा है, फिशरीज है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, क्रॉपलैंड है। अब मिस्टर लेस्टर ब्राउन क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, इससे हमें क्या क्या मिलता है, और इसको अगर मिसयूज किए, नाइस मैम ब्रजभूषण, थैंक यू, तो इसको अगर हम लोग यूज करते चले गए तो क्या होने वाला है, तो जरा सा देख लेते हैं मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन को। तो इन्होंने बोला फिशरीज है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है एंड क्रॉपलैंड है, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, नेचर, प्रकृति से ही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब नेचर ही तो दे रहा है। तो इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, ये जो सिस्टम है हमें फूड देती है, इन एडिशन टू फूड्स के अलावा क्या देती है, दिस फूड सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। पूरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। मिनरल और पेट्रोलियम छोड़ दो तो पूरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हमें प्रकृति से ही मिलती है, इन्हीं चारों सिस्टम से ही मिलती है। In large area of the world, global claims on these systems are reaching an unsustainable level. तो बहुत सारे एरियाज में ये जो अभी हम लोग हरा भरा देख रहे हैं वो अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच गया है, बहुत ज्यादा मिसयूज हो गया है। अनसस्टेनेबल लेवल, a point where their productivity is being impaired, उसका प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, नाश हो रहा है। When this happens, अगर ऐसा हुआ, अगर मेरे बच्चों ऐसा ही करते चले गए, हम लोग इसके बारे में नहीं सोचे, फिशरीज कोलैप्स, जो फिश देख रहे थे ब्लू ब्लू वो सब क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। फॉरेस्ट डिसअपियर, पेड़ काटते जाओ फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फॉरेस्ट डिसअपियर, ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, ग्रासलैंड भी क्या हो जाएगा, वेस्टलैंड हो जाएगा, एंड क्रॉपलैंड डिटोरिएट, क्रॉपलैंड भी कम होता चला जाएगा। In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. वर्ल्ड का पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड है, प्रोटीन चाहिए, फिश बहुत प्रोटीन, मतलब बहुत सारी मछलियों को मार रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, और जब बहुत सारा कंज्यूम करते जाएंगे इन ओवर पॉपुलेशन के कारण तो फिशरीज पे तो इफेक्ट पड़ेगी, फिशरीज कोलैप्स करेगी, ठीक है, जो आपका इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो वही बोल रहा है, इन ए प्रोटीन कंसियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवरफिशिंग इज कॉमन एवरी डे, बहुत ज्यादा ओवरफिशिंग हो रहा है। इन पुअर कंट्रीज, local forests are being decimated in order to produce firewood for cooking. जो पुअर कंट्रीज है वो फॉरेस्ट जंगल काटते जा रहे हैं, किस चीज के लिए, खाना पकाने के लिए, फायरवुड, खाना पकाने के लिए फॉरेस्ट काटते चले जा रहे हैं, और पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा है तो और फॉरेस्ट
लिखते चला जा रहा है। इन सम प्लेसेस फायरवुड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अभी मैं इसको दिखाऊंगी भी आपको। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, अब इतने ज्यादा कट गए कि लकड़ियां भी नहीं मिल रही हैं, उन्हें भी खरीदना पड़ रहा है, इतना एक्सपेंसिव हो रहा है that what goes under the pot now cost more than what goes inside it. ये लाइन क्या कह रहा है, समझो समझो बच्चों, ये लाइन क्या कह रहा है? ये लाइन कह रहा है कि what goes under the pot, पॉट के अंदर क्या पक रहा है, now cost more than what goes inside it. फिर से हम लोग आएंगे, थोड़ा सा देखा दे आपको, ये देखो, ये कह रहा है कि जो पॉट के अंदर पक रहा है और जो पॉट के बाहर, तो वो जो खाना पक रहा है उससे ज्यादा एक्सपेंसिव क्या है? ये वुड्स है, ये वुड्स है, ये लकड़ियां हैं, ठीक है, ये लकड़ियां इतना ज्यादा यूज हो गया है कि अब बचे ही नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, तो अंदर जो खाना पका रहे हैं उससे ज्यादा महंगा क्या पड़ रहा है? ये लकड़ी पड़ रहा है। What goes under the pot now cost more than what goes inside it. Inside it जो खाना है उससे ज्यादा क्या है? Under the pot, नीचे जो लकड़ियां हैं वो ज्यादा महंगी पड़ गई है। Since the tropical forest is in the words of Dr. Meyer, डॉक्टर मेयर क्या बोलते हैं, उनका वर्ड्स, उनका शब्द क्या है, क्या चीज के लिए? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। According to Dr. Meyer, the tropical forest is power house of evolution. Evolution करने के लिए फॉरेस्ट जरूरी है, पावर हाउस है। Several species of life face extinction as a result of its destruction. फॉरेस्ट को हम लोग डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो कुछ स्पीसीज क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट हो रही है, कुछ प्रजातियां क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है हमारे अर्थ पर से। इसलिए फॉरेस्ट को इतना बर्बाद मत करो, इतना डिस्ट्रक्ट मत करो। तो ये पार्ट हो गया आपका, यहाँ तक आपको कैसा लगा? आपको लेसन कैसा लगा? मस्त लगा गुलाम? और किसको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। रंजन, अनुप्रिया, अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, ऑसम। निशद, ऑसम के पीछे मैम का बहुत मेहनत है बहुत मेहनत है आप लोगों के लिए, सब चीज़ इकट्ठा करना इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया, वेरी नाइस क्लास मैम। सब आपके लिए इकट्ठा करना, अरेंज करना, उसको लाइन बाय लाइन सजाना, तो बस झक्का पवन पटेल, थैंक यू मैम। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से मैम ने इतना मेहनत किया, आप इस चैप्टर को अपने बुक से एक बार और पढ़ेंगे। इससे जितने ऑब्जेक्टिव जहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वही से टेस्ट होगा। तो तुम लोग मेरे लिए बस इतना करना कि 25 क्वेश्चन है तो 25 में 25 ले आना सब लोग, तो मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। हाँ मेरी, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग 10-15 मिनट लग गया था सेटिंग में, तो 15 मिनट और कर लेते हैं, तो यह चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। एक बार क्या 5 बार पढ़ेंगे, अरे वाह प्रकाश ठीक है, तो आप लोग को बस इतना ही मेहनत करना है कि अब तो तुरंत टेस्ट नहीं लेंगे, तुरंत टेस्ट ले लेंगे तो तुम लोग क्या करेगा? बहुत अच्छा स्कोर करेगा। 2-4 दिन बाद टेस्ट लेंगे, अभी तो ताज़ा याद है, सब कर लेगा। 2-4 दिन बाद टेस्ट लेंगे तो आप लोग आशीर्वाद रहेगा 30 भी लेके आएंगे। हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग टेस्ट में अच्छा स्कोर करें, बस मेरा यही कहना है। इसको खत्म कर लेते हैं क्योंकि छोड़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। It has been well said that forest precede mankind.
फॉरेस्ट जो है मैनकाइंड के लिए है। ज़्यादा यूज करते जाओगे तो डेजर्ट फॉलो डेजर्ट आ जाएगा। तो वर्ल्ड एंशिएंट पैट्रिमनी, पैट्रिमनी क्या होता है? पैतृक संपत्ति ना, ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कम हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, नाश हो रहा है। किस रेट से? रेट दिया हुआ है, देखो रेट। रेट क्या है? 40 to 50 मिलियन एकड़। 40 to 50 मिलियन एकड़। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 400 से 500 लाख एकड़। 1 एकड़ में 100 डिसमिल एंड 4840 स्क्वायर फीट होता है। 1 एकड़ में 4840 स्क्वायर फीट। सोचो 400 से 500 लाख एकड़ ईयर। रेट है किस एकड़, किसमें? एकड़ पर ईयर। रेट आप लोग बहुत सारा रेट कांस्टेंट रेट निकालते हैं साइंस में, तो सोचो कि 400 से 500 लाख एकड़ एक साल में, ये कहाँ जा रहा है? इट्स वेरी ह्यूज डाटा। इतना ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है फॉरेस्ट का। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग, और जो डंग होता है काऊ डंग वगैरह, उसको भी हम लोग क्या कर ले रहे हैं? बर्निंग के लिए यूज कर ले रहे हैं। उसको अर्थ में फिर वापस जाने कहाँ दे रहे हैं? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है, उसको भी डंग, काऊ डंग को बना के हम लोग बर्निंग में यूज कर ले रहे हैं। द सॉइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, ये क्या था? नेचुरल फर्टिलाइजर था, सॉइल में जाना चाहिए था, अर्थ उसको फिर से लेता, ग्रो करता, लेकिन वो भी यूज हो जा रहा है ना कुकिंग के लिए। तो इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट। अब देखो वर्ल्ड बैंक का क्या डाटा है, वर्ल्ड बैंक का डेटा देखो। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड। जो हम लोग फॉरेस्ट लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, 5-fold, 5 गुना ज्यादा बढ़ाना है। विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल डिमांड इन द ईयर 2000, ये कब लिखे थे? 1994 में लिखे थे कि 2000 का अगर फ्यूल डिमांड पूरा करना है तो 5 गुना ज्यादा मेहनत करना होगा। तो ये अवेयरनेस कितने लोगों तक पहुंचा है? जरा सा इमेजिन करो। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग अवेयर हैं, जो लोग तुम लोग पढ़ रहे हैं तुम लोग अवेयर हो, तो इंडिया के पॉपुलेशन में कितने लोगों तक ये अवेयरनेस है? कितना पॉपुलेशन इसके बारे में सोच रहा है? कितने लोग पेड़ लगा रहे हैं? ये भी तो देखना होगा। क्या सब लोग अवेयर हो गए हैं? नहीं। इसीलिए डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमेशा चलते रहते हैं। तो आगे है जेम्स स्मिथ। देखो जेम्स स्मिथ कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तो बहुत सारे एजेंसी को भी घुमा दे, बहुत सारे एजेंसीज इस पे काम करती रहती है। तो हमारे पास ये भी है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये देखो फॉरेस्ट इरोडिंग, जो अभी हम लोग देखे थे 40 to 50 मिलियन एकड़ पर ईयर, यही स्थिति आने वाली है। अभी जस्ट जो हम लोग देखे थे 40 to 50 मिलियन पर एकड़ पर ईयर, द रेट ऑफ इरोडिंग, यही स्थिति आने वाली है। क्या ये देख के तुम लोगों को अच्छा लग रहा है? क्या ये देख के अच्छा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्थिति नहीं आने देना है, ये स्थिति नहीं आने देना है। इसके लिए सबको प्रयास करना है, बिकॉज यू आर द कमिंग जनरेशन, यू आर द फ्यूचर जनरेशन, यू आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। आप बड़े बड़े पोस्ट पे जाओगे, बड़े बड़े जगहों पे जाओगे, यू आर द पॉलिसी मेकर्स। तो तुमको ये चीज सोचना होगा, तुमको ये चीज सोचना होगा कि ये सिचुएशन हम लोग को आने नहीं देना है। अब हम लोग वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे थे। ये देखो, ये इसका लोगो है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। किस किस फील्ड में काम कर रहा है देख रहे हो तुम लोग? इसका नाम भी है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। रिसोर्स को बचाना है, रिसोर्स को सब लोगों तक पहुंचाना है, और ये भी है जेम्स स्मिथ।
जेम्स स्मिथ। तो ये क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं। जेम्स स्मिथ, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सेड the other day we were saying that we are losing the forest at an acre a second. एक सेकंड एक बोला 1 एकड़ खत्म, दूसरा सेकंड एक बोला 1 एकड़ खत्म। सोचो कि हर सेकंड में 1-1 एकड़ फॉरेस्ट, क्योंकि इतना बड़ा वर्ल्ड है, सब जगह से काट रहे हैं। ये थोड़ा है कि 1 सेकंड यहाँ बोले और 1 सेकंड में 1 एकड़ आपको काटना है। सोचो कि हर लोग काट रहे हैं तो 1 सेकंड में 1 एकड़ 4840 स्क्वायर फीट कट हो रहा है। We were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. ऐसा डाटा है, लेकिन 1 एकड़ एंड हाफ मतलब 1.5 एकड़ कट रहा है। एक्चुअल में क्या है, ज्यादा कट रहा है। अब आ जाओ एक नई बात और की, बड़ी अच्छी बात है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में फॉरेस्ट इन्वायरमेंट की बात है, और क्या बात है स्टेट्स के बारे में, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको रिस्पांसिबिलिटी दी गई है। क्या बात है वो, आर्टिकल 40A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48A में ये क्या कहता है, प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. हमारे फॉरेस्ट को, हमारे वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रयास करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रयास करना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ। ये देखो, ये एक्चुअल देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट आर्टिकल 48A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, ठीक है। आर्टिकल क्या है, 48A, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्शन, इंप्रूवमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को बचाना है। द स्टेट शैल, यही लाइन आपके ऊपर भी है, द स्टेट शैल endeavor to protect and improve, endeavor मतलब एफर्ट, प्रयास करना। स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको क्या करना है, प्रयास करना है to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। मतलब ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होल एंड सोल रिस्पांसिबिलिटी नहीं हो सकता है, स्टेट को भी प्रयास करना है कि उसके अंदर जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो भी पार्क्स है, जैसे आपके अंदर बेतला नेशनल पार्क है, ठीक है, तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भरपूर प्रयास करे। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 48A आर्टिकल में लिखा हुआ है। एंड दिस इज BVI फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। यही बात है कि स्टेट शैल endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country, but what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. इंडिया में कानून बनाओ, लागू करो, उसको पालन करने वाला कोई नहीं है, मानने वाला कोई नहीं है, नेवर रेस्पेक्ट करने वाला कोई नहीं है, इन्फोर्स करने वाला कोई नहीं है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेयर शैल बी abolished। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, बॉन्डेड लेयर, बंधुआ मजदूर नहीं होना चाहिए, सबको एबॉलिश करो, खत्म करो। लेकिन क्या हम लोग खत्म किए, क्या हम लोग इसको माने? बट दे फ्लरिश सेमलेसली। ये कानून बना हुआ है लेकिन ये फ्लरिश कर रहा है, बड़ी शान की बात है। इवन आफ्टर 40 to 44 years of the operation of the constitution, ऑपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, और 40-44 साल के बाद, क्योंकि ये 1994 में लिखी गई ना, उसके बाद भी वो चीज़ फ्लरिश हो रहा है। ये कह रहे हैं हमारे ऑथर, हमारे नैरेटर,
नानी पालकी वाला कह रहे हैं कि इसके लागू होने के बाद भी ये चीज फ्लोरिश हो रहा है, तो फिर यह वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात हम लोग कितना मानेंगे? इसको मानने की जरूरत है। A recent report of our Parliament's Estimate Committee, एक और कमिटी है पार्लियामेंट एस्टीमेट कमिटी, उसके द्वारा भी एक रिपोर्ट आई है। क्या आई है? ये सब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जितनी कमिटीज है, जितने डेटा है उसको रखेंगे। Has highlight the near catastrophic depletion of India forest. इंडिया का जो फॉरेस्ट है उसका डिप्लीशन, अब इंडिया की बात हो रही है, क्या है? ओवर द लास्ट 4 decades, पिछले 40 सालों में क्या हो रहा है? इंडिया अकॉर्डिंगली टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन ए ईयर। अब देखो रेट है 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर। ये रेट क्या कर रहा है? इंडिया की बात हो रही है, अभी तो वर्ल्ड की बात हम लोग किए थे 40 to 50 मिलियन एकड़ ये ईयर, और उसमें सोचो कि इंडिया में अकेले 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर। ये हम लोग फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। Large areas officially designated as forest lands are already virtually treeless. Treeless हो चुका है। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. तो गवर्नमेंट का जो डाटा है उससे 8 गुना ज़्यादा कहीं रियल में हो रहा है। वो जो डाटा आपको दिख रहा है उससे 8 गुना ज्यादा हो रहा है। तो सोचो ये लॉस कितना बड़ा लॉस है। अब देखो इस पे काम तो होता रहता है, तो इससे कुछ और भी काम हुए हैं। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by United Nations. यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? इस सैटेलाइट से कुछ फोटोग्राफी की, कुछ डेटा कलेक्ट किए। वंस देख लेते हैं कैसे कलेक्ट होता है। तो ये देखोगे अर्थ के ऊपर सैटेलाइट से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को? अर्थ के ऊपर सैटेलाइट लगा के वहां से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ डेटा कलेक्ट किया। क्या कलेक्ट किया? Was that the environment has deteriorated so badly that it is at critical in many of the 88 countries investigated. ऊपर से अलग अलग कंट्रीज का डाटा लिया। उस डेटा में क्या चीज? 88 कंट्रीज में सिचुएशन बहुत बुरी है, बहुत ज्यादा डिप्लीशन हो चुका है एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट हैज डिटेरियोरेटेड, कंडीशन डिटेरियोरेट मतलब और खराब होना, और खराब होना। एनवायरमेंट की कंडीशन और खराब हो गई है 88 कंट्रीज में। ठीक है? There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor. अब तो फैक्टर हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर है, बस इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यही फैक्टर है जो कि ह्यूमन सोसाइटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। टू मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन। एक और डेटा आ गई सामने, एक और डेटा आ गई, देखो एक और डेटा क्या आ गई कि more than a billion year to reach the first billion, that was the world population around the year 1800. ध्यान से देखो, अभी इसका ग्राफ भी मैं लेके आ रही हूँ, पहले समझो इसको। 1800 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना? 1 बिलियन बोला।
उसको आने में सोचो शुरू से 1800 तक आने में बहुत सारे साल लगे, लेकिन 1800 के बाद 1900, 100 साल में कितना बढ़ा? क्या फिर 1 बिलियन जाने में बहुत साल लगा? नहीं, फिर से 1 बिलियन ऐड होगा। दैट मीन्स a million years to reach the first billion, that was world population around 1800, but by the year 1900 a second billion was added. 1800 से 1900 आने में 1 बिलियन और ऐड हो गया, and the 20th century has added another 3.7 billion. और 20th century में 3.7 और ऐड हो गया, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। The present world population is estimated at 5.7 billion. ये किस समय की बात है? 1994 में। Every 4 days the world population increased by 1 million. ये देखो मेरे बच्चों, ये देखो तुम्हारे लिए ग्राफ भी आ गया है। ये ग्राफ क्या कर रहा है कि 1800, ये देखो 1800 में कितना है? 1 बिलियन। 3 का लिया होगा तो 1.5 होगा। साइंस के स्टूडेंट हो, समझ ही रहो। 1800 शुरू से लेके यहाँ तक आने में 1800 में क्या? 1 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन, ठीक है? बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, सारा कुछ अब यहाँ से 1900 यहाँ पे सीधा 2 बिलियन हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, यहाँ पे सीधे डबल हो जा रहा है, और यहाँ से फिर 100 इयर्स आने में 3.7 ऐड हो जा रहा है, दैट इज 2 + 3.7 5.7 इन ईयर 1994। तो कह रहे हैं कि ये जो फास्ट ग्रोथ है, ये ग्रोथ दिखा रहा है कि अब नेक्स्ट बढ़ने में और नेक्स्ट बढ़ने में बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। The present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days the world population increased by 1 million. हर चौथे दिन 1 मिलियन से, दैट मीन्स 10 लाख से बढ़ रहा है क्या चीज? वर्ल्ड का पॉपुलेशन। इट्स वेरी यूज डाटा। ये इसको थिंक करने की जरूरत है, इसको सोचने की जरूरत है, और इस पे कुछ करने की जरूरत है। तो क्या करेंगे वो भी आ जाएगा अभी। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस, इनकम राइजेस बढ़ेगा, फर्टिलिटी कम होगा, एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इंप्रूव। एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, लोग शिक्षित होंगे, अवेयरनेस होंगे, हेल्थ इंप्रूव होगा, और ये चीज क्या होगी? दिखेगी। बस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, ये भी क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव में। डेवलपमेंट इज बेस्ट कंट्रासेप्टिव, ये ऑब्जेक्टिव में है। सबसे अच्छा कंट्रासेप्टिव क्या है? डेवलपमेंट। अगर डेवलप होंगे, अगर एजुकेटेड होंगे तो सोच पाएंगे, और ये चीज क्या होगा? But development itself may not possible if the present increased number continues. लेकिन इस तरह से कंटिन्यू करता रहेगा, नंबर बढ़ता रहेगा, तो डेवलपमेंट संभव नहीं है। The rich get beget children which contain that remain poor. धनी लोग धनी हो रहे हैं और गरीब लोग और बच्चे ला रहे हैं, जिससे कि वो गरीब ही रह जा रहे हैं। More children, important है, more children does not mean more worker. ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका मतलब नहीं कि ज्यादा हाथ है पैसे कमाने के लिए, ज्यादा पैसे आएंगे, ऐसा नहीं है। Merely more people without work. अगर more children आ रहे हैं तो more people without work, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है? डेवलपमेंट रुकेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा घर को आएगा। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. Human being तो cattle के जैसा नहीं है कि sterilize करें, but there is no alternative to voluntary family planning. Voluntary family planning स्वेच्छा से करना चाहिए। Introducing an element of person. इसके
क्या क्या ऑप्शन है? The choice is really between क्या क्या है? Number 1 control of population and number 2 perception of poverty. चॉइस लोगों के पास खुद है, या तो कंट्रोल करें पॉपुलेशन को और अच्छे से रहे, और नहीं तो परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, परपिचुअल मतलब लगातार उसी कंडीशन में रहना, या तो लगातार गरीबी की दशा में रहे। ये लोगों का खुद का चॉइस है। तो सब लोग सोचें कि किस कंडीशन को चूज करना है। The population of India is estimated to be 920 million today. कब की बात है? 1994. More than the entire population of Africa and South America. पूरे अफ्रीका, पूरे साउथ अमेरिका को मिला दो तो इंटायर पॉपुलेशन उसका, फिर इंडिया का पॉपुलेशन हो गया। No one familiar with the condition in the India would doubt that the hopes of the people would die in their hungry hut. इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि जो होप्स है उसी हंगरी हट में, भूख वाली जो दशा है, झोपड़पट्टी, उसी में होप खत्म हो जाती है। पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो इंडिया के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी प्रायोरिटी क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल। ये देखो हंगरी बच्चे देखो, और हंगरी हटमेट्स भी दिखा रहे हैं। ये इंडिया की दशा है, ये आप लोग देख रहे हो, देखने पे सोचने पे मजबूर हो जाओ। ये जो हंगरी हटमेट्स, ये झोपड़पट्टी है, अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हंगरी पीपल बढ़ते जाएंगे, ग्रोथ नहीं होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, रिसोर्सेज खत्म होंगे और हमारा अर्थ एलिंग कंडीशन में ही रह जाएगा। इसीलिए नैरेटर ने कहा है कि वन एंड ओनली क्या है? Unless population control is given the topmost priority. ये स्थिति कब तक नहीं ठीक होगी? जब तक कि topmost priority में क्या चीज लाए? Population control लाए। For the first time in human history, we see a transcending concern. पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में हम लोग क्या देख रहे हैं? The survival not just for the people but the planet. पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में जो ग्रीन मूवमेंट हो गया, हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि हम लोग प्लैनेट के सर्वाइवल पे, अपने प्लैनेट के लिए सोच रहे हैं कि हमारा प्लैनेट कैसे सुरक्षित रहे। We have begun to take a holistic view to the very basis of our existence. हम लोगों ने पूरा व्यू लगा दिया अपने इन्वायरमेंट पे, अपने इकोलॉजी पे, ठीक है, पूरा व्यू लगा दिया है। Very basis of our existence, the environment problem does not necessarily signal our demise. It is our passport for the future. यही तो हमारा फ्यूचर के लिए पासपोर्ट है। पासपोर्ट लेके कहीं जाते नहीं है, अच्छा रहेगा तभी हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट है। The emerging new world vision has used era of responsibility. अभी हम लोग किस एरा में? era of responsibility, ये हमारी जिम्मेदारी है। It is a holistic view and ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than dissociated collection of parts. यही holistic view है, यही ecological view है। पूरे वर्ल्ड को एक साथ एक रूप में देखना है, हम सबको मिलके इसको बचाना है। Industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. तो era of responsibility में इंडस्ट्री का क्या क्रूशियल रोल है? ऑथर ने, नैरेटर ने बताया कि इंडस्ट्री का क्रूशियल रोल, महान रोल है। क्या है? वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर थोड़ा सा लास्ट है, बस 4-5 लाइन है, 2-3 मिनट और पेशेंस रखो, तुरंत खत्म कर देंगे। थोड़ा लंबा था लेकिन एक साथ पढ़ाने में मजा आता है, तोड़ के फिर वो मजा खराब हो जाता है। नो प्रॉब्लम मैम, बस तुरंत खत्म करेंगे। Water transformation would be affected if more business shared the view of
chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Bullard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चेयरमैन है DuPont के एडगर एस बुलार्ड, इन्होंने अपने आप को क्या किया, चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर घोषित किया और इन्वायरमेंट के लिए क्या हुए, सचेत हुए. He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. हम लोग लीडिंग मैन्युफैक्चर हैं, लेकिन हम लोग इन्वायरमेंट के लिए भी सोचेंगे, इन्वायरमेंट के परफॉर्मेंस पे भी देखेंगे, हम लोग इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देंगे. और जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ये सोचने लगे तो बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा. The last paragraph is that कि of all the statements made by Margaret Thatcher, तो मार्गरेट थैचर भी देख लिया हम लोग कि मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, तो ये देख लो हम लोग क्लास पहुंच गए हैं किस पे, ये देखो ये है मार्गरेट थैचर, प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड. तो इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर, कहने का मतलब हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो पीएम है, सब लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ऑलरेडी पीछे पीछे जनता फॉलो करेगी और ये लोग सचेत होंगे, यही पॉलिसी मेकर होंगे, यही आगे रूल कानून बनाएंगे जिसको फॉलो करना है. ये तो ये मार्गरेट थैचर के बारे में देखो, ये क्या करा, ऑफ ऑल, लास्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed so decisively into the current point of England's uses as her felicitous word. क्या उन्होंने क्या वर्ड्स बोला था, क्या सुंदर अक्षर, क्या शब्द बोले थे, देखो, no generation has a free hold on this. मार्गरेट थैचर का लाइन सुनो, no generation has a free hold on this earth. कोई भी जनरेशन, कोई भी आने वाली पीढ़ी इस अर्थ को पूरा अपनी जागीर समझ के नहीं यूज कर सकती. All we have is a life tenancy with a full repair lease. हमने लीज पे लिया है, रिपेयर करना है, बचाना है, किसके लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए. सोचो कि मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर होके एनवायरनमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन दी. और उसके बाद इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, मिस्टर लेस्टर ब्राउन की आखिरी बात, आखिरी लाइन से हम लोग एंड करेंगे. और वो लाइन कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट है. We have not inherited this earth from our forefathers. ये अर्थ हमारे फोरफादर, हमारे पूर्वजों से हमें विरासत के रूप में नहीं मिली. विरासत के रूप में पैसा मिलता है, खूब सारा, बहुत सारा ऐश करते हैं, उड़ाते हैं, मजे करते हैं और खर्च करके चले जाते हैं. नहीं, इस अर्थ को अपनी विरासत मत समझो, ये तुम्हें विरासत के रूप में नहीं मिली. तो ये क्या है, ये क्या है, We have borrowed it from our children. हमारे जो चिल्ड्रेन है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उससे हमने बोरो किया है. और कोई चीज जब बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, तो उसको हमेशा उधार चुकाने के लिए सोचते हैं, उसको संरक्षित रखते हैं, उसको अगर खर्च करते हैं तो फिर से उतने पैसे जुटाते हैं कि मुझे वहाँ उधार चुकाना है. तो इस अर्थ को हमने बोरो किया है, अर्थ को हमने अपने बच्चों से बोरो किया है, ये हमारे पे उधार है. इसको उतना ही सेफ रखना है, उतना ही बचा के रखना है. किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, दैट मीन्स कि अपने कमिंग जनरेशन के लिए. तो द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन वंस अगेन, just we have not inherited this earth from our forefathers. We have not inherited this earth from our forefather. हम लोग को ये विरासत में नहीं मिली. We have borrowed it from our children. हमने अपने बच्चों से बोरो लिया, हमने अपने कमिंग जनरेशन से बोरो लिया. तो हमें इसको सुरक्षित रखना है, हमें इसको संरक्षित रखना है.
दैट इज द मेन लेसन जो कि हम लोग इस चैप्टर से पढ़े और हम लोग सीखे, यही सीख हमारी आगे काम आएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।